हेलो स्टूडेंट, मैं सनी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल इलेक्ट्रिकल रिसर्च एकेडमी के ऑनलाइन पोर्टल पे। आज हम लोग सेशन देखने वाले डीसी मशीन में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए हैं पिछले कुछ महीनों में, उनको हम लोग देखेंगे। ठीक है बाबू, तो सेशन पसंद आए तो उसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। देखो, पहला क्वेश्चन क्या है कि डीसी मोटर का प्रारंभिक प्रतिरोध आमतौर पर कितना होता है। तुमको पता है कि डीसी मोटर का जो प्रारंभिक प्रतिरोध है बहुत कम होता है। क्यों? क्योंकि इसका जब प्रतिरोध लो होता है तो उसमें जो धारा बहती है इसलिए तो वो हाई होता है ना, इसलिए हम स्टार्टर का प्रयोग करते हैं कि वो जो स्टार्टिंग करंट है उसको क्या कर सके, सीमित कर सकें। तो ये जो होता है हमारा शुरुआती प्रतिरोध वो बहुत कम होता है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि वेरी लो होता है। ठीक है, सही है। इसी सेंस लगा सकते हैं कि 5 से 7 गुना जो ज़्यादा करंट लेता है इसलिए हम स्टार्टर लगाते हैं। तो प्रतिरोध कम होगा तभी करंट ज़्यादा लेता है ना, इसीलिए। सही है। और दूसरी बात, बैक ईएमएफ भी शून्य होता है या कम होता है। चलो अगला, डीसी मोटर के चालक को घूमने की दिशा को निर्धारित किससे किया जाता है। डीसी मोटर है तो डीसी मोटर के घूमने की दिशा को निर्धारण करने के लिए हम लोग फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का प्रयोग करते हैं। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल यानी बाएं हस्त का नियम के साथ का बाएं हस्त का नियम। और जनरेटर में जो होता है, ये जो जनरेटर है, जनरेटर के लिए हम लोग राइट हैंड रूल का प्रयोग करते हैं। ठीक है, याद रखना। चलो अगला क्वेश्चन है, एक डीसी धारा डीसी मोटर के एक दिशीय बलागुण किसकी सहायता से उत्पादित करता है। तो एक जो ये डीसी है, एक डीसी धारा डीसी मोटर में एक डीसी जो बलागुण उत्पन्न करता है, किसके कारण करता है, तो सर वो करता है कम्यूटेटर के द्वारा। किसके द्वारा? कम्यूटेटर के द्वारा करता है। ठीक है, जिसको हम कह सकते हैं कि ब्रश और कम्यूटेटर दोनों के द्वारा किया जाता है। ठीक है, ब्रश और कम्यूटेटर दोनों के द्वारा क्या क्या किया जाता है, यूनिट डायरेक्शनल टॉर्क उत्पन्न किया जाता है, यानी एक दिशा में टॉर्क उत्पन्न किया जाता है, यानी एक दिशा में ही वो क्या करता है, मोटर घूमता रहता है। ठीक है, क्योंकि जब एक दिशा में अगर टॉर्क की दिशा बदलेगी तो घूमना दिशा भी बदल जाएगी। ठीक है, चलो अगला, किसी इलेक्ट्रिक मोटर के पोल फेस और आर्मेचर के बीच वायु अंतराल कम से कम क्यों रखा जाता है। तो हमको पता है कि सर जो एयर गैप कम रखते हैं, जो कि कितना होता है, लगभग 0.5 mm से 5 mm तक रखा जाता है। ठीक है, ये क्यों रखा जाता है? ठीक है, तो ये इसलिए रखा जाता है कि इससे क्या हो सके, हमको प्रबल चुंबकीय क्षेत्र पा सकें। प्रबल मतलब ये जितना कम होगा ना तुम्हारा एयर गैप, उतना ही लॉस तुम्हारा फ्लक्स का क्या होगा, कम होगा। और फ्लक्स का लॉस कम होता है तो तुमको मैग्नेटिक फील्ड जो होता है अच्छा प्राप्त होता है आर्मेचर पे, जो कि टॉर्क उत्पन्न के लिए बहुत कारगर साबित होता है। तो यहाँ पे हम लोग जो इसको बोलते हैं एक तरीके से स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्राप्त करने के लिए, क्या चीज़, इसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड पाने के लिए ही हम ऐसा कोशिश करते हैं, एयर गैप कम रखते हैं। ठीक है, चलो अगला देखते हैं, एक डीसी मोटर की घूमने की दिशा कैसे बदली जा सकती है। तो या तो आर्मेचर की सिरा बदल दो या तो क्षेत्र की सिरा बदल दो, इनमें से किसी एक को बदलो, या तो ये बदलो या तो ये बदलो। दोनों को एक साथ नहीं बदलना, दोनों के साथ बदलोगे तो कहानी गड़बड़ हो जाएगी, फिर उसी स्पीड में चलने लगेगा, उसी दिशा में। तो आर्मेचर को बदल दो या क्षेत्र को बदल दो, किन्हीं एक को बदल के ही काम कर सकते हो। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि सर बी या सी में से किन्हीं एक को बदलो, दोनों को नहीं, किन्हीं एक को बदलो। ठीक है, और आपूर्ति सप्लाई से तो बिल्कुल भी काम नहीं हो सकता। ठीक है, चलो अगला, डीसी मोटर का विरोधी विद्युत वाहक बल। डीसी मोटर का विरोधी विद्युत वाहक बल यानी जिसको बोलते हैं बैक ईएमएफ, क्या होता है, अक्सर आपूर्ति वोल्टेज से अधिक होता है, ऊर्जा रूपांतरण में मदद करता है, आर्मेचर वोल्टेज में सहायक होता है या प्रयुक्त वोल्टेज में सहायक होता है। तो देखो, सहायक तो नहीं होता है, ये जो होता है हमेशा सप्लाई वोल्टेज का विरोध करने का काम करता है बैक ईएमएफ। तो यहाँ पे एक चीज़ सही हो रहा है कि सर यहाँ पे एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन है, क्योंकि ये तो एकदम नहीं मिल रहा है ये वाला,
ये भी एकदम नहीं मिल रहा है, ये भी एकदम नहीं, सहायक तो किसी में नहीं होते। और ये जो हमारा आपूर्ति वोल्टेज है वो हमेशा बैक ईएमएफ से ज़्यादा ही होता है, कम नहीं होता है, ठीक है। तो बैक ईएमएफ तो अधिक हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पर जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो ये हो जाएगा कि सर जी ऊर्जा रूपांतरण में मदद करता है। क्या करता है? ऊर्जा रूपांतरण में मदद करता है, बहुत ज़्यादा मदद करता है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। बैक ईएमएफ किसकी अवधारणा के सिद्धांत पे काम करता है? तो सर जो बैक ईएमएफ है वो हमारा किसी और के नहीं, लेंज के अवधारणा पे काम करता है, जिसके कारण उत्पन्न हुआ उसी का विरोध करता है, ठीक है। तो बैक ईएमएफ की अवधारणा लेंज के नियम के आधार पर दी गई है, ठीक है, इसको याद रखना। चलो अगला, यदि किसी डीसी मोटर का बैक ईएमएफ अचानक समाप्त हो जाए तो क्या होगा? बैक ईएमएफ समान हो जाने पे, अच्छा चल रहा है नॉर्मल, फिर उसके बाद ईबी का मान शून्य हो जाए। अगर नॉर्मल मोटर चल रही है फिर उसके बाद ईबी का मान शून्य हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, मोटर क्या हो सकती है? मोटर चलती रहेगी, ठीक है, तब नॉर्मल मोटर चलती रहेगी, ठीक है ना। जब शुरुआत में जब बैक ईएमएफ शून्य होता है तो मोटर नहीं घूमती है, ठीक है, उस समय क्योंकि आर्मेचर करंट बहुत ज़्यादा लेता है और इससे क्या हो सकती है, तुम्हारी मोटर जलने के भी चांसेस होंगे। मगर जब एक बार गति कर चुकी है अब उसके बाद ईबी का मान समाप्त हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। तो बैक ईएमएफ अचानक समाप्त भी हो जाएगा तो कोई फायदा नहीं होगा, मोटर चलती ही रहेगी, सही है। चलो अगला देखते हैं। डीसी मोटर का टॉर्क किसके समानुपाती होता है? तो डीसी मोटर का जो टॉर्क होता है हमको पता है कि टॉर्क जो होता था समानुपाती फाई के होता है और आई के भी होता है। तो क्या दिया है? फाई दिया है, देखो फील्ड फ्लक्स और आर्मेचर करंट दिया है, इसलिए ऑप्शन नंबर फील्ड फ्लक्स और आर्मेचर करंट दिया है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, सही है। चलो अगला, फील्ड फ्लक्स कम हो जाने पर डीसी मोटर की चाल क्या हो जाएगी? सबको पता है, ईबी बटा फाई। तो फील्ड फ्लक्स का अगर फ्लक्स का मान कम हो जाएगा डीसी मोटर की चाल क्या हो जाएगी? फील्ड फ्लक्स कम होगा तो डीसी मोटर की चाल बढ़ जाएगी, तो बोल सकते हैं क्या हो जाएगी सर? इंक्रीज हो जाएगी, सही है। क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। एक रिलेशन में पूछता है तो वो क्या पूछता है? एन जो होता है विद्युत समानुपाती ए बटा फाई होता है और ये फील्ड फ्लक्स होता है, रखिए आर्मेचर फ्लक्स, सही है। चलो अगला क्वेश्चन है, डीसी मोटर के आर्मेचर द्वारा विकसित यांत्रिक शक्ति किसके बराबर होती है? यांत्रिक सर्किट किसके बराबर होती है? डीसी मोटर आर्मेचर द्वारा विकसित शक्ति किसके बराबर होती है? तो सर हम यहाँ पे कह सकते हैं कि सर ये हमारी होती है ईबी इंटू आई के बराबर। इस पर न्यूमेरिकल आता है कि जो पावर होता है किसके बराबर होता है? तो होता है सर ईबी इंटू आई के बराबर होता है, और ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है न्यूमेरिकल, ठीक है। तो आर्मेचर करंट और बैक ईएमएफ के बराबर, गुणा के बराबर होता है, सही है। चलो अगला, डीसी मोटर द्वारा उत्पन्न यांत्रिक शक्ति अधिकतम कब होगी? सबको पता है कि वो अधिकतम कब होती है। डीसी मोटर की बात कर रहा है जब बैक ईएमएफ का मान सप्लाई वोल्टेज के आधा हो जाए, ईबी बराबर V/2। और जनरेटर में अधिकतम कब होता है? जब ईबी का मान 2V के बराबर हो जाए, ठीक है। तो ये मोटर के लिए है और ये जनरेटर के लिए। तो मोटर वाला खोजते हैं कहाँ लिखा है, तो मोटर वाला लिखा है तब बैक ईएमएफ का मान वोल्टता के आधा हो जाता है, ईबी बराबर V/2, ये सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिना लोड के किसी डीसी सीरीज मोटर को नहीं चलाना चाहिए, क्यों? क्योंकि उसकी जो सीमा है वो अनंत तक बढ़ जाती है, ठीक है। होता क्या है ना, जब लोड पे नहीं चलता तो ये जो फील्ड फ्लक्स का मान है ये क्या हो जाती है? शून्य होती है, क्योंकि लोड शून्य होता है तो फील्ड फ्लक्स का मान भी शून्य होता है। और जब फील्ड फ्लक्स का मान शून्य होता है तो हमारी ये जो गति होती है वो क्या होती है? अनंत की तरफ भागने लगती है। तो इसलिए बोलते हैं इसको ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ठीक है। चलो अगला देखते हैं। कर्षण कार्य के लिए किस प्रकार के मोटर का प्रयोग किया जाता है? कर्षण कार्य के लिए किस प्रकार का मोटर प्रयोग किया जाता है? तो कर्षण के लिए हमको पता है, यानी ट्रैक्शन की बात कर रहा है, ट्रैक्शन यानी रेलवे की बात कर रहा है, रेलवे मतलब लोकोमोटिव, या फिर लिफ्ट की बात करें, होइस्ट की बात करें, क्रेन की बात करें, सभी में श्रेणी मोटर ही प्रयोग किया जाता है। क्या किया जाता है? श्रेणी मोटर ही प्रयोग किया जाता है, ठीक है। श्रेणी मोटर, सीरीज मोटर का ही प्रयोग किया जाता है,
चलो, क्योंकि हाई स्टैटिक टॉर्क होती है। टॉर्क जो होता है फाई IA होता है, इसका होता है ना, तो टॉर्क बहुत ज़्यादा मिल जाता है इसलिए। चलो अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से किस मोटर का शून्य चाल पर उच्चतम होगी, शून्य भार पर उच्चतम होगी। तो सबको पता है सीढ़ी मोटर सर, अगर लोड की वैल्यू शून्य है तो स्पीड जो होती है, स्पीड क्या हो जाएगी हमारी, अनंत हो जाएगी। इसलिए बोलते हैं तो कभी नो लोड पे स्टार्ट नहीं करना चाहिए। सही है, कहानी वही कि सर इसमें 1/5 होता है, तो फाई का मान नो लोड पे शून्य हो जाती है, तो ये क्या हो जाता है, अनंत होता है, इसलिए ऐसी कहानी होती है। सही है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। एक डीसी शंट मोटर का टॉर्क और आर्मेचर करंट की विशेषता क्या होती है। डीसी शंट मोटर का टॉर्क और आर्मेचर करंट की विशेषता क्या होती है। दोनों रेखीय होते हैं। क्यों, क्योंकि हमको पता है कि इसमें जो टॉर्क होता है वो समानुपाती IA के होता है। किसके, शंट मोटर में। तो जब टॉर्क और इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं तो कुछ इस तरीके से बनता है। ठीक है, तो हमारा क्या निकल के आता है, हमेशा रेखीय निकल के आता है। ठीक है, तो यहाँ पे कह सकते हैं, यहाँ पे हमारी रेखीय निकल के चली आएगी। सही है। चलो यहाँ पे रेखीय क्या हो जाएगी, शंट मोटर का टॉर्क आर्मेचर करंट की विशेषता यही होती, तो रेखीय सही हो जाएगा। चलो अगला, यदि कोई डीसी शंट मोटर हल्के भार पर चल रहा है तो फील्ड वाइंडिंग खुल जाए तो क्या होगा। डीसी शंट मोटर हल्के भार पर चल रही है, फील्ड वाइंडिंग खुल जाए, जब ये खुल जाएगा तो क्या हो जाएगी, स्पीड बहुत ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो कह सकते हैं कि मोटर की जो गति हो जाएगी क्या हो जाएगी, बहुत ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि F का मान शून्य होने पर स्पीड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी ना। कह सकते हैं कि जो फील्ड फ्लक्स शून्य होने की वजह से उसकी स्पीड ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन थोड़ा सही लगा तो सेशन को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना चैनल को। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है। चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। डीसी मोटर का उपयोग आमतौर पर कहाँ किया जाता है। डीसी शंट मोटर का प्रयोग, तो जो डीसी शंट मोटर का प्रयोग है वो हम करते कहाँ हैं, लेथ मशीन पे करते हैं। कहाँ, तो लेथ मशीन पे ही किया जाता है। लेथ मशीन जिसको खराद मशीन बोलते हैं, लेथ मशीन में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जहाँ पे कांस्टेंट स्पीड की आवश्यकता होती है वहाँ पे किया जाता है, ये सब किया जाता है। डीसी शंट मोटर में कौन सा स्टार्टर प्रयोग होता है, तो सर इसमें प्रयोग होता है 3 पॉइंट स्टार्टर का प्रयोग किया जाता है। तो ये सब चीज़ों को याद रखना है। क्रेन में हमारा क्या होता है, डीसी सीरीज मोटर होता है। ठीक है, एलिवेटर में कम्यूटेटिव कंपाउंड मोटर का होता है। ये सब चीज़ें याद रखना। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रयोग डीसी मोटर की गति नियंत्रण के लिए किया जाता है। थर्मिस्टर, डायोड, ट्रांजिस्टर या थायरिस्टर। तो जो डीसी मोटर की गति नियंत्रण के लिए प्रयोग करते हैं वो हम करते हैं थायरिस्टर। थायरिस्टर एक तरीके से कहें तो ये SCR फैमिली में ही आता है। ठीक है, तो हम किसका प्रयोग करते हैं, थायरिस्टर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलो अगला, वॉल लियोनार्ड नियंत्रक मूल रूप से कौन सी नियंत्रण विधि है। तो हमको पता है जो वॉल लियोनार्ड विधि है ना, वो आर्मेचर वोल्टेज कंट्रोल मेथड है। सिंपल भाषा में आर्मेचर वोल्टेज कंट्रोल मेथड है। ठीक है, क्या है, कंट्रोल मेथड है। देखते हैं दिया है कि नहीं, हाँ दिया तो है। तो क्या होता है, आर्मेचर वोल्टेज कंट्रोल मेथड होता है। ठीक है, यानी आर्मेचर पे जो वोल्टेज है उसको कंट्रोल करके हम कर सकते हैं। ठीक है, और इससे क्या हो सकता है, इससे तुम चाहो तो बिलो बेस स्पीड यानी बेस स्पीड से कम पे भी और बेस स्पीड से ज़्यादा पे भी दोनों पे गति नियंत्रण कर सकते हो। तो ये फ़ायदा हो जाता है वॉल लियोनार्ड का। सही है। चलो बाबू, सेशन पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना चैनल को। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन हॉपकिंसन टेस्ट के लिए वैकल्पिक शब्द नहीं है। हॉपकिंसन टेस्ट के लिए पहला ब्रेक टेस्ट, रीजेनरेटिव सर्च, बैक टू बैक टेस्ट या हीट रन टेस्ट। तो हीट रन टेस्ट नाम की कोई चीज़ फिलहाल तो नहीं होती है। ठीक है, तो ब्रेक टेस्ट, रीजेनरेटिव टेस्ट, बैक टू बैक टेस्ट होता है, मगर हीट रन टेस्ट नहीं। ठीक है, तुम्हारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए सही हो जाएगा।
बैक टू बैक में टेस्ट में मतलब 2 चीज़ों का प्रयोग करते हैं, ठीक है, 2 सिमिलर रेटिंग के प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि 220 वोल्ट डीसी मोटर की शंट फील्ड वाइंडिंग प्रतिरोध इतना है, लोड धारा 10 एम्पियर है, तो इसकी कितनी हो जाएगी। अच्छा, लोड अगर शंट मोटर है, लोड धारा 10 एम्पियर की आ रही है, अच्छा समझो 10 एम्पियर की आ रही है, ठीक है। एक ये आर्मेचर हो गया, एक तुम्हारा शंट हो गया। शंट की तरफ कितना जा रहा है तुम्हारा, तो तुम कहोगे सर जी शंट की तरफ हमारा जा रहा है भी यहाँ पे और ये प्रतिरोध यहाँ पे दिया है, तो भी बाई आर, तो भी कितना है 220/440 1/2, यानी 0.5 यहाँ पे जा रहा है। तो जब 0 पॉइंट यहाँ पे जा रहा है तो आर्मेचर धारा कितनी रही होगी, आर्मेचर धारा रही होगी सर 10.5, तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा 10.5। क्यों, क्योंकि देखो 10 इधर से आ रहा था, 10 इधर से आ रहा है, 0.5 इधर जा रहा है, तो इधर कितना आएगा, ठीक है। अच्छा 0.5 इधर जा रहा है तो इधर कितना होगा 9.5, सॉरी हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा 9.5, 10.5 नहीं 9.5, ठीक है। यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा हो जाएगा 9.5, क्योंकि 10 इधर से निकला था, 10 इधर से निकला था, इधर निकल गया 0.5 शंट की तरफ, तो आर्मेचर में कितना गया होगा, तो आर्मेचर में गया होगा सर 9.5 ही गया होगा, तो 9.5 एम्पियर सही हो जाएगा। सही है। चलो अगला, डीसी मशीन में डमी कॉइल का प्रयोग क्यों करते हैं। तो देखो डमी कॉइल मतलब डमी मतलब बेकार होता है, उसका कोई यूज़ नहीं होता है। उस कॉइल का प्रयोग हम ईएमएफ ये सब उत्पन्न करने के लिए नहीं प्रयोग करते हैं, बस उससे एक फ़ायदा हो जाता है कि जो हमारी यांत्रिक होती है वो क्या रहती है, इम्प्रूव हो जाती है। जो यांत्रिक बैलेंस है, जो मैकेनिकल बैलेंस है वो इम्प्रूव हो जाती है। क्यों, क्योंकि मान लो ये तुम्हारा आर्मेचर है, ठीक है, कुछ वाइंडिंग यहाँ पर है, कुछ वाइंडिंग यहाँ है, कुछ वाइंडिंग यहाँ है। अब जब इतना ये खाली रह गया तो एक तरीके से कहें तो क्या करेगा, कम वाइब्रेशन नहीं करेगा, एक तरफ झोल ज़्यादा मारने लगेगा। तो इसके लिए क्या कर देंगे, एक डमी कॉइल यहाँ पे भी भर देंगे, तो इससे क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। इसका कनेक्शन नहीं करेंगे मगर क्या करेंगे, इसको बैलेंस के लिए यहाँ पे भी एक वेट डाल देंगे जिससे वो बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस पहलू को न्यूनतम करने के लिए आर्मेचर कोर को लेमिनेटेड किया जाता है। तो सबको पता है कि सर आर्मेचर करंट को लेमिनेटेड इसलिए किया जाता है क्योंकि एडी करंट कम करना है, ठीक है। एडी करंट कम करते हैं और 0.35 से 0.5 mm की पतली पतली पट्टी काटी जाती है जो कि सिलिकॉन स्टील से बनी होती है, जिससे एडी करंट लॉस कम होता है। सही है। और ये जो लॉस आता है हमारा किस में आता है, ये आता है सर हमारा फिक्स्ड लॉस में आता है, जिसको हम लोग आयरन लॉस भी बोलते हैं, उसके अंतर्गत आता है। चलो अगला, कम्यूटेटर धारों के बीच किस इंसुलेटिंग सामग्री का प्रयोग किया जाता है। यानी जब कम्यूटेटर कटे होते हैं, जैसे कम्यूटेटर कटे हैं तो इन दो कम्यूटेटर का जो कटा उनके बीच में क्या होता है, एक इंसुलेशन पदार्थ भरा रहता है, और उस इंसुलेशन पदार्थ को क्या कहते हैं, तो उसको कहा जाता है कम्यूटेटर। ठीक है, ये क्या होता है, सॉरी ये क्या कहता है, माइका। जो इनके बीच में भरा गया है उसको माइका बोलते हैं, ठीक है। और ये बने किसके होते हैं, तो सब बने होते हैं हार्ड ड्रॉन कापर के कम्यूटेटर बने होते हैं। सही है। तो आई होप आज का सेशन समझ में आया होगा बाबू। और सेशन पसंद आए तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड ऑल दी वेरी बेस्ट।